और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। के बीच आत्मनिर्भर भारत की नई संसद का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सर्वे स्थावर जंगमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तस्य। इसके बाद पुरोहितों ने पीएम मोदी के हाथों नींव में चांदी के कलश भी रखवाए। लक्ष्मीपते ह्रियुगं स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः। भूमि पूजन संपन्न होने के बाद वहां हर धर्म के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना की और नई संसद पर किसी भी तरह की अमंगल छाया न पड़े, इसके लिए भी प्रार्थना की गई। And show them your love when they live in wholehearted obedience. Our Deus din dinai jartos. इसके बाद पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई संसद का मिलकर शिलान्यास किया। वासिष्ठे पशुभिश्चाप्नुहि प्रजाः भद्रे काश्यपदायादे प्रजानां भद्र। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और वहां पहुंचे मेहमानों को नई संसद कैसी होगी, इसका एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन। और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल। नई संसद को बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दी गई है, लिहाजा रतन टाटा भी भूमि पूजन के दौरान मौजूद रहे, जिसे आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान माना जा रहा है। और उम्मीद है कि 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत हो जाएगी। लोकतंत्र के नए मंदिर की नींव रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और इंडिया इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही गहरी अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद। आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से न समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिसीज में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में
कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। दरअसल सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट ने संसद की नई निर्माण योजना की बोली जीती थी, जिसके बाद नई संसद का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का इलाका आता है। यही वजह है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके को रिनोवेट करने की योजना को कहा जाता है, जिसके तहत 4 मंजिला नई संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। नए संसद भवन के लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने का इंतजाम है, जबकि ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन के दौरान 1224 सदस्य एक साथ संसद के अंदर बैठ पाएंगे। टारगेट यह है कि नई संसद का काम 2022 तक पूरा कर लिया जाए, लेकिन पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा करने में 2024 तक की डेडलाइन रखी गई है। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा, जहां पर संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी। इसके साथ ही विजिटर गैलरी भी तैयार की जाएगी, जहां पर भारत के लोकतंत्र की विरासत को डिजिटली दिखाया और समझाया जाएगा। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और तमाम सांसदों ने नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने पर खुशी जाहिर की और खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए कहा कि उन्हें नए और पुराने दोनों संसद में बैठने का मौका मिला है। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी एक झलक दिखेगी इस नए संसद भवन में। निश्चित रूप से नया संसद भवन नई उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक होगा। हमारी जनता की उम्मीदें बढ़ी है, जनप्रतिनिधि के प्रति उनकी अपेक्षाएं बढ़ी है, तो ऐसे में नया संसद भवन भी देश की जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों को पूरा कर सके, इसके लिए यह भवन निश्चित रूप से सभी मान्य सदस्यों के लिए उपयोगी होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि कोविड काल में बहुत खर्चा हो जाएगा नया संसद बनवाने में। विपक्ष बार बार कह रहा था कि क्या जरूरत थी इसको बनाने में। हालांकि पीएम ने बताया कि ओल्ड हो गया था और रेस्ट की जरूरत थी पुराने संसद भवन में। कोविड हम सब के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन हमने कोविड महामारी के रोकने के इंतजाम भी किए, लेकिन उसके कारण देश रुक नहीं सकता। देश को बहुत आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, पुल भी बनाने हैं, नदियां भी बनानी है, लोगों को पानी भी पिलाना है। इसी तरीके से लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत हमारे सांसद महोदय ज्यादा जवाबदेही से काम कर सके, इसलिए नए संसद भवन की भी आवश्यकता है। भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, आप भी एमपी हैं, कैसे देखती हैं नया संसद भवन 2 साल के अंदर सांसदों को मिल जाएगा और बैठने की व्यवस्था होगी इस बार? देखिए, नया संसद भवन आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि जो हमारी पुरानी संसद की बिल्डिंग है वो आज 100 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर चुकी है और उसमें काफ़ी रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। इसलिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुराने संसद भवन को अब विश्राम की आवश्यकता है, तो एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे हमारा जो वर्तमान संसद भवन है उसमें भी बैठने का अवसर मिला है और जो नया संसद भवन 2022 में बनकर तैयार होगा उसमें भी जाने का, उसका भी अनुभव करने का अवसर मिलेगा, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राणा जी, इतिहास का हिस्सा आप लोग भी रहेंगे क्योंकि आप लोग एमपी हैं, आप ही के कार्यकाल में ये नया संसद बनेगा। मुझे लगता है कि सपने जैसा जो बोलते हैं कि आप एक तो पहली बार इस सदन में पहली बार सदस्य हो रहे हैं और उसके बाद आपके ही कार्यकाल में नया पार्लियामेंट बन रहा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खुशी है। उसके साथ में जो फैसिलिटी बाकी सांसदों को एमपीज़ को दे रहे हैं कि हर एमपीज़ को एक उनके क्षेत्र के जितने भी लोग आएंगे उनकी समस्या सुनने के लिए एक छोटा सा ऑफिस भी दिया जाएगा, उनके पीए के लिए भी दिया जाएगा। मुझे लगता है और इतिहास एक बार फिर रचने जा रहा है कि नया पार्लियामेंट बन के और इस 2019-24 के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के, सभी को इस नए पार्लियामेंट में बैठने का और कार्य अपनी सेवा देने का टाइम हमें मिल रहा है, तो हमें लगता है हम सबसे ज्यादा नसीब वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट। आज राज्यपाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता बनर्जी ने हमले की बात को बताया झूठ की राजनीति।
किसानों की सरकार के 2 टूक कृषि कानून नहीं होंगे वापस, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देगी सरकार। आंदोलन छोड़े किसान, सरकार से करे बातचीत। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, कहा रेलवे ट्रैक्स पर पहुंचा आंदोलन तो सिर्फ पंजाब तक नहीं रहेगा सीमित। पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। चारा घोटाले में काट रहे हैं सजा, आज मिली बेल तो हो सकती है रिहाई। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी करने की छूट के विरोध में डॉक्टरों की आज हड़ताल। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर डॉक्टर्स, इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी बंद। और अब बात पश्चिम बंगाल के महारण की। बिहार विजय के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। बंगाल के सियासी खेल को समझने के लिए बंगाल का रक्त चरित्र भी समझने की जरूरत है। अगले आधे घंटे लगातार हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में चुनाव जीतने के मायने क्या हैं और क्यों इस बार का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए बीते तमाम चुनावों के मुकाबले बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। ऊपर भी इंस्ट्रक्शन था कि प्लान्ड वे में ही अटैक किया जाए और पुलिस के सामने ये हुआ। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया। बंगाल में 2021 का रण। नहीं करने वाला है, ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। चुनाव से पहले युद्ध भीषण। पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। बंगाल में सियासत की सबसे डरावनी तस्वीर। हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, हाँ आगे भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हमें ताकत है, हम इसका जवाब दे सकते हैं। बंगाल में राजनीति जान का खतरा। क्या बीजेपी का मिशन 200 प्लस रहेगा अधूरा? चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चलता। ममता के गढ़ में बीजेपी की हुंकार। अंतिम छलांग के लिए बीजेपी तैयार। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस हादसे के बाद बंगाल पुलिस ने सफाई दी है कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं लगी। हालांकि तस्वीरों की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। बंगाल का सियासी खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई आसान नहीं रहने वाला है। बीजेपी के सीनियर लीडर और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों के जरिए बड़ा हमला किया गया। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें डराने वाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो चुका है। हमला इतना खतरनाक था कि पत्थर शीशा तोड़कर गाड़ी के भीतर जा घुसा। इस हमले में कुछ लोग जख्मी भी हुए। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में
निर्णय करें कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है, और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में हैं कि किसी दूसरे देश में। पत्थरबाजी की इस घटना में विजयवर्गीय उनके स्टाफ ने मुश्किल से खुद को बचाया। विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर तब फेंके गए जब वो दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को भी बंद करने की कोशिश की जिससे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। आज मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मंगाई आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जाए कि सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए जेपी नड्डा को बुधवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की ओर से कथित रूप से काले झंडे भी दिखाए गए थे। नड्डा जब पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जनता मन बना चुकी है ममता दीदी, अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। ये आज का हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपके ताबूत में आखिरी कील हो। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के जमीर को ललकारा है आपने, और वो जमीर का जवाब इस विधानसभा के चुनाव में आपको देने वाली है जनता भी और भाजपा भी। इससे पहले बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल से पार्टी के बैनरों को फाड़ा भी गया। घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और उनके काफिले को कुछ नहीं हुआ। देवीपुर फाल्टा डायमंड हार्बर में कुछ लोगों ने अचानक काफिले के पीछे चलने वाले वाहनों पर पत्थर फेंके। सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। वास्तविक घटनाओं का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। देश में सरकार में काबिज जो पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार बदतमीजी किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार लापरवाही किया जा रहा है, तो इससे क्या उम्मीद किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही बोला है, और बंगाल की संस्कृति इस प्रकार नहीं है। कोई अतिथि आए और देश के नागरिक को इस प्रकार दुश्मन जैसा ट्रीट किया जाए, ये निंदनीय है। हालांकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया था। इस हादसे में 7 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अगले साल यानी 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बंगाल की सियासत बिना हिंसा, हत्या और दंगे के बिना पूरी नहीं होती। सियासत की तस्वीर डराने वाली, लेकिन दशकों से बंगाल इसी तरह की सियासत का आदी रहा है। यहाँ बम, बल और हत्या के बूते ही सरकार गिरती और बनती। बंगाल की पुलिस उसी वैधानिक चेतावनी जैसी है जिसको पढ़ने के बाद भी हमारा आप अनदेखा कर देते हैं। एक बार फिर से बमबाजी की ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। तस्वीर में दर्जन भर लोग बेतहाशा बम और पत्थर चला रहे हैं।
इस डर से बेखौफ कि उनकी ये बहादुरी न जाने कितनों की जान ले लेगी। हम प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, हाँ आगे भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हमें ताकत है, हम इसका जवाब दे सकते हैं, पर हमें हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल में शनिवार को हुई इस हिंसक वारदात में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। बीजेपी के स्थानीय नेता लेखन घुरोई ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने फायरिंग की और बम फेंके, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस से मदद मांगने के बावजूद भी वो आगे नहीं आए। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी पर इस हिंसा का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की रैली थी जिसमें वो बम लेकर आए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमला कर दिया। हम इसकी आलोचना करते हैं। बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी का पूरा जोर पश्चिम बंगाल को फतह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने दम लगाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव कई मायनों में अहम हैं, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो गई है। यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तपस्विन गुप्ता के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। बंगाल चुनाव से ठीक पहले सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी की पार्टी की। इस बार ओवैसी बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। ममता अपने माइनॉरिटी वोट बैंक के बूते 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान से तमाम समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनका खेल बिगाड़ेंगे? क्या इससे बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी? तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने को खास तवज्जो नहीं दी। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कहा कि उसे बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए एआईएमआईएम या किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तमाम दल ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों की काट के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूँ, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर? राजनीति की भी एक हद होती है, और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली। अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनावों से पहले गठजोड़ का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया।
इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप भी लगा चुकी हैं। बीजेपी के मजबूत होने के साथ बंगाल में जिस तरह से धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन तेज हुआ है, उसमें ओवैसी की मौजूदगी खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकती है। ओवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, लाख टके के इस सवाल का जवाब तो चुनावों के बाद मिलेगा, लेकिन राज्य में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना बेहद अहम है। दो 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01% मुस्लिम थे। अब यह आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं। 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था, लेकिन उसके बाद ये लोग धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की तरफ पोलराइज हो गए। 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता को सत्ता मिली, लेकिन बीजेपी की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहाँ चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा होने का अंदेशा है। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाइकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर कोल माफियाओं को संरक्षण देना, सैंड माफियाओं को संरक्षण देना, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान होगी और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। कुल मिलाकर इस प्रदेश को बचाना है अगर, तो हमें ममता जी से और भाइकों से इस प्रदेश को बचाना पड़ेगा, उन्हें अपदस्थ करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। बीजेपी की चुनावी जीत के लिए मुस्लिम वोटों का बंटना बेहद अहम है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय कहते हैं, हमें बंगाल में जीतने के लिए किसी बी या सी टीम की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने बूते यहाँ 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि बीजेपी, टीएमसी और ओवैसी के ट्रायंगल पॉलिटिकल फ्रंट से मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे और जातिगत वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। बीजेपी के बंगाल प्रभारी और सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए अगले साल जनवरी में लागू हो सकता है। बीजेपी लीडर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्द नहीं रखती। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है। 200 प्लस का विजन लेकर चल रही बीजेपी वोटर्स को अपने पाले में करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनवरी तक सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। उधर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री शुवेंदु सरकार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने इसके संकेत भी दिए हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। ममता ने 2 टूक कहा, जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, हम पार्टी विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। शुवेंदु पश्चिम बंगाल की सियासत के बड़े चेहरे हैं और उनका लंबे वक्त से पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विवाद चल रहा है।
और ये बात तय है कि शुवेंदु का टीएमसी से अलग होना ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शाम शुवेंदु का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को कड़ा संदेश जरूर दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा, ऐसे लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, उन्हें मैं साफ करना चाहती हूं कि वो पार्टी छोड़कर जाने के लिए आजाद हैं। हालांकि शुवेंदु ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी में कब शामिल होंगे, लेकिन टीएमसी ये मानकर चल रही है कि शुवेंदु अब पार्टी में नहीं है। सूत्रों की माने तो टीएमसी ने शुवेंदु के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट। आज राज्यपाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता बनर्जी ने हमले की बात को बताया झूठ की राजनीति। किसानों को सरकार की 2-2 कृषि कानून नहीं होंगे वापस। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देगी सरकार। आंदोलन छोड़े किसान, सरकार से करें बातचीत। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। कहा, रेलवे ट्रैक्स पर पहुंचा आंदोलन तो सिर्फ पंजाब तक नहीं रहेगा सीमित। पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। चारा घोटाले में काट रहे हैं सजा। आज मिली बेल तो हो सकती है रिहाई। और आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी करने की छूट के विरोध में डॉक्टरों की आज हड़ताल। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी बहाल। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। देखिए टॉप 10 खबरों में। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसानों ने रैली निकालते हुए नारेबाजी की और पुलिस की बैरिकेडिंग तक जाकर रुक गए। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर के पास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। सड़क के किनारे लोगों ने हंगामा किया, जिससे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस काफिले में शामिल बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला किया गया और पत्थर फेंके गए। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी किसी तरह भीड़ से बचकर निकली। मुंबई में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ शिव सैनिकों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मानवाधिकार दिवस के मौके पर अभिभावक संघ ने अनोखा प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने खुद को पिंजरे में बंद कर फीस माफी और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की मांग की। मानवाधिकारों का हनन हुआ तो नो स्कूल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ट्रक से कुचलकर एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर रहे लोगों को रोका और उसे बचाया। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के काटा टोल पर वाईएसआर-सीपी नेता डी रेवती ने टोल टैक्स मांगने पर हंगामा खड़ा कर दिया। डी रेवती ने टोल पर लगे बैरिकेड को गिरा दिया और विरोध करने पर एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। चंडीगढ़ में सड़क जाम होने की वजह से इंडिगो के पायलट और एयर होस्टेस पैदल ही चल दिए। सभी खेतों के बीच अपना ट्रॉली बैग लेकर जाते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। मंत्रियों के पाठ के बीच पीएम ने भूमि पूजन किया। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही तैयार किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में बालाघाट के बेहर आदिवासी क्षेत्र में जीवन साथी की तलाश के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आदिवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में मांदर की थाप पर कर्मा ददरिया गाया, जो देखते ही बन रहा था। राजस्थान के बांसवाड़ा में रेशमा मालवीय के जिला प्रमुख बनने पर जोरदार जश्न मनाया गया। रेशमा मालवीय के विधायक पति ने ढोल बजाए, जिस पर कार्यकर्ताओं ने डांस किया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और पत्रकारों के लिए कोविड टेस्ट कैंप लगाया गया। पुलिस ने किसानों को फूल देकर टेस्ट कराने की अपील की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। महाराष्ट्र से 800 किसानों का एक दल राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के भरतपुर में बुधवार को रुकने के बाद ये जत्था फिर से रवाना हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई और भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों को महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भूमाता ब्रिगेड शिरडी में मंदिर के बाहर लगे ड्रेस कोड वाले बोर्ड को हटाने जा रहा था। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के बनिहाल में हाई स्कूल की एक पुरानी बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। इस बिल्डिंग में डलवास लैंडस्लाइड से बेघर हुए 4 परिवार रह रहे थे, जिनका सारा सामान जल गया।